देख, संसाधन क्या होता है तो आप लोग जानबे करते हैं, है ना, कल भी हो चुका है इसके बारे में। थोड़ा बताइए संसाधन के बारे में, कोई भी जल्दी से, इतना लेट कीजिएगा। संसाधन का परिभाषा जो लिखवाए थे उसको रटने का कोशिश मत कीजिए, आपको समझ में आया ना, अपने हिसाब से क्रिएट करके बोलिए। प्रत्येक वस्तुओं का उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाता है। हम बताएं सर। ठीक है, अभी बोलिए। हमारे आसपास के वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करे। आप लोग भी बताइए। मानव अपनी आवश्यकता में सभी चीज जंतु पेड़ पौधे इन संसाधन कहलाते हैं। जीव जंतु खनिज पदार्थ करते हैं, सारा की सब संसाधन कहलाते हैं, इनसे निर्माण। ठीक है, आप बताइए। वैसा वस्तु या जीव जंतु खनिज पदार्थ हो गया हो, हमको पता नहीं क्या हंसी आ रहा है। लाफिंग गैस खा के क्या है? आप लोग के बोलने पर हंसी क्या आ रहा है? चलिए ठीक है, चलिए जो बताया ठीक ठाक बताया अपने हिसाब से, उसको थोड़ा और अच्छा करना है ना। संसाधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? रिसोर्स बोलते हैं। रिसोर्स का स्पेलिंग है ना। रिसोर्स, रिसोर्स को हिंदी में संसाधन कहते हैं। संसाधन का मतलब क्या होता है? देखिए, एक शब्द होता है साधन। साधन का अर्थ तो समझते होंगे, हाँ सर। है ना। साधन, साधन मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग सुने होंगे कि पढ़ाई का साधन अच्छा हो गया, रोड के बनने से सड़क का साधन अच्छा हो गया, इस टाइप से सुने होंगे ना। तो साधन है क्या, और तो समझ में आ रहा होगा, उसी में खाली गुस्सा जुड़ गया है। संसाधन, वस्तु से आसान बन सके। हाँ, हम लोग जैसे हम लोग जीवन तो जी ही रहे हैं, और जीवन जीने के लिए हमें कई प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होता है। हम लोग सुबह उठते हैं, हमें पानी पीना होता है क्योंकि हम लोग को प्यास लगा होता है ना। पानी पीते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर अपने आप को, शरीर को साफ़ करने के लिए हमें साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, टूथब्रश चाहिए, ब्रश चाहिए, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद नहाइएगा तो भी पानी चाहिए, फिर कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, है ना। लड़की उड़की हैं तो क्रीम पाउडर भी चाहिए, है कि नहीं। सब ये जितना भी चीज़ है, लड़का को कुछ नहीं चाहिए, लड़का खाली तेल मिल गया काम हो गया। माथा में भी सरसों का तेल, मुँह में भी सरसों का तेल, देह में भी सरसों का तेल, बस हो गया, मेकअप खत्म। वो भी ठंडा में, गर्मी में कुछ नहीं, बस मुँह में पानी मारे आ गया। बहुत मस्त रहता है जीवन हम लोग का, है ना जी। आप लोग का बहुत सोचना पड़ता होगा कि भाई फाउंडेशन, पहले तो फेस वॉश करते होंगे एकदम रगड़ रगड़ के, फिर फाउंडेशन लगता होगा, फिर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, फाउंडेशन, फेस वॉश। चलिए ठीक है, सब लोग नहीं होता है, कुछ कुछ लोग। आप इधर मत ध्यान दीजिए, आपके लेवल का बात नहीं, सब बहुत बच्चों का बात है। आपके लिए थोड़ा जो पढ़ाई चाहिए ना, वो आपके लिए स्पेशल क्लास होता है ना जी। तो मतलब हम लोग सुबह उठते हैं और रात के सोने तक हमें कुछ ना कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। आप लोग पढ़ाई करना है तो पढ़ने के लिए आप लोग को कॉपी चाहिए, बिना कॉपी के पढ़ लीजिएगा, बिना कॉपी किताब कलम के पढ़ लीजिएगा नहीं, आपको चाहिए। बारिश हो रहा है, छाता का आवश्यकता है कि नहीं। तो ये जितने भी सभी चीज़ हैं जो हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन को जीने में तो आसान कर ही रहा है ना, है कि नहीं। जैसे आज छाता है तो हम इससे चला है, एक समय था जब छाता नहीं था तो हम भीग के आए थे, पूरा भीगल थे, है ना। तो आसान बना कि नहीं बना? ऐसे ही होता है हर चीज़। आप देख लीजिए, जो आपके पास सामान है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी न किसी चीज़ को सुविधाजनक बना रहा है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं। एक तिनका से लेकर के एक गाड़ी तक, बड़का प्लेन तक, सब का सब जो है हम लोगों को सुविधा प्रदान ही करता है किसी न किसी मामले में। इन्हीं सभी चीज़ को संसाधन कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे दैनिक दिनचर्या को आसान बनाने के लिए जिन वस्तुओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सभी के सभी वस्तु क्या है? संसाधन है। संसाधन का कोई एक परिभाषा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। बस इसका कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और अपने हिसाब से आप कुछ भी बना के बोल सकते हैं, है ना। दैनिक दिनचर्या को क्या करेगा? सुगम बनाएगा, आसान बनाएगा। वो सभी के सभी वस्तु जिसकी सहायता से दैनिक दिनचर्या क्या होता है? आसान हो जाता है, जीवन आसान हो जाता है, संसाधन है।
ठीक है, वही संसाधन का परिभाषा हो जाता है। ये चीज़ हालांकि कॉपी में आपका लिखा हुआ है तो दोबारा लिखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। फिर अब जो संसाधन हम लोग जो दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, हर दिन जो सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल करते हैं सामान, उसमें से कुछ सामान ऐसा है जो सीधा नेचर से आता है और कुछ सामान ऐसा है जो नेचर से आता तो है बट हम लोग उसको थोड़ा सा बदल करके, थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से चेंज करके उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास बेंच है, बेंच किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। लकड़ी कौन सा संसाधन कहा जाएगा? प्राकृतिक, नेचर से आता है, प्रकृति से आता है। लेकिन क्या सीधा लकड़ी को उठा के रखेंगे तो उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, पढ़ लीजिएगा? नहीं, उसमें थोड़ा हम लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं और काम करके एक बढ़िया सा बेंच, एक टेबल जैसा बनाते हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के हिसाब से उसको बना करके फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को यानी कि जिसमें हम लोग थोड़ा है प्राकृतिक ही लेकिन उसमें थोड़ा सा काम करके अपने इस्तेमाल के लायक बना देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मानव निर्मित संसाधन बन जाता है कि नहीं? वह भी एक प्रकार का संसाधन है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग का गर्मी के दिन में क्या होता है कि सुबह का चावल बना हुआ है, शाम में चावल हो गया तो चावल खराब होने लगता है, तो खाने लायक नहीं रहता है। लेकिन कुछ लोग जुगाड़बाजी करके उसको तेल में डाल के भून देते हैं तो वो खाने लायक बन जाता है ना। तो वो हो गया। हालांकि वो खाना वो प्राकृतिक में आएगा, अब उसको पका दिए हैं तो थोड़ा बहुत इंसान का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो कच्चा खाना जो है वो नेचुरल रिसोर्स कहा जा सकता है और जो पका हुआ खाना है जिसमें थोड़ा सा इंसान काम कर दिया है तो उसको आप मानव निर्मित कह सकते हैं क्योंकि वो इंसान के द्वारा बनाया गया। समझ में आया? तो पका हुआ खाना किस में आ सकता है? आ जाएगा मानव निर्मित। और जो कच्चा वाला आ जाएगा सब्जी वब्जी वो डायरेक्ट वहीं से आया है। अब गाजर का सलाद सैलेड खा रहे हैं तो वो क्या है? मानव निर्मित नहीं कहा जाएगा, मानव निर्माण किया उसका, प्राकृतिक में ही तो है ना, नेचर से आया है वो। उसको अगर मान लीजिए कुछ पका दिया गया होता, मतलब कुछ सब्जी वब्जी टाइप का पका दिया होता तो मानव निर्मित में आ सकता था, ठीक है। खैर, तो उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग जो सुबह से लेकर शाम तक जितनी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं उसको अगर हम लोग को क्या किए हैं, 3 हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। तो 3 हिस्सों में बांटते हैं तो एक को कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, एक को मानव निर्मित मानवीय संसाधन और एक को क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में वो सभी वस्तु जो सीधा प्रकृति से आता है, जैसे में क्या? हवा, जल, खनिज पदार्थ, वनस्पति, कोयला। हाँ, ये सब का सब प्राकृतिक संसाधन है। हम लोग सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, पानी कहाँ से है? प्रकृति से। तो प्राकृतिक संसाधन है। नहाने वहाने के लिए भी पानी चाहिए, सांस लेते हैं हवा चाहिए, सब प्राकृतिक संसाधन है ना। खाना वाना पकाने के लिए भी जो साग सब्जी सब चाहिए सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। तो वो सभी वस्तु जो नेचर से प्राप्त होता है वो सब का सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन आता है, ठीक है। आप लोग सुबह उठ के नहा धो करके फिर जाते होंगे कहाँ? स्कूल जाते होंगे और स्कूल जा करके पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करवाने वाला कौन है? टीचर है। तो वो शिक्षक कैसा संसाधन हो जाएगा? मानवीय संसाधन हो जाएगा। एक प्रकार का वो व्यक्ति मानव है जो क्या कर रहा है? आप लोग को पढ़ाने में यानी आपको पढ़ने में सहायता कर रहा है। टीचर क्या करता है? आपको हेल्प ही तो करता है ना। जो सब्जेक्ट को आपको पढ़ने में दिक्कत होगा टीचर आपको उस चीज़ को समझा देता है, आपको समझ में आता है, फिर आपको आसानी से चीज़ें हो जाता है। तो आपके जीवन जीने को थोड़ा सा आसानी तो बनाया टीचर भी, यहाँ पे वही सेम ही काम कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मानवीय संसाधन कह देंगे। उसमें और भी एग्जाम्पल हो सकता है जैसे डॉक्टर, पुलिस, प्लम्बर जितना भी छोटा मोटा चीज़ हो गया, नौकर हो गया, सबका सब क्या कहलाएगा? मानवीय संसाधन, है ना। SUR हट, अपना नहीं पढ़ने आ रहा है, कुछ ही पूछ रहे हैं जी। तो वो सब क्या कहलाएगा? मानवीय संसाधन कहला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा मानव निर्मित संसाधन जो मानवों के द्वारा बनाया गया है। जैसे इस घर में पढ़ रहे हैं आप तो ये सब किसका बनाया हुआ है? मानवों का, है ना, मानव का के द्वारा बनाया गया। बट जो सामान इस्तेमाल हुआ वो कहाँ से है? प्रकृति से। तो लिंक सबका तो वहीं से है, प्रकृति से ही है, लेकिन इंसान उसको बस अपने इस्तेमाल के लायक बना देता है। तो मानव निर्मित संसाधन कह लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब हो गया, 2-3 चीज़ें हो गया। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है इसको कुछ और हिस्सों में बांटा गया है। ऐसे मेन तौर पे यहाँ पे पढ़ लिए काम हो गया, बट इसको कुछ और अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया है जो बहुत विशेष चीज़ नहीं है, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। 4-5 हिस्सों में बांटा हुआ है। जैसे पहला हिस्सा है विकास एवं उपयोग के आधार पर, ठीक है, यानी जो आप लोग अपना इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पर, चीज़ों को इस्तेमाल करने के आधार पर 2 तरीका का बताया गया, एक वास्तविक और एक संभाव्य। वास्तविक मतलब जो है, प्रेजेंट है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि पक्की बात है वो चीज़, और संभाव्य मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी, है ना, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एक अनुमान लगाया गया है, ठीक है। उसी का परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसकी कुल मात्रा ज्ञात हो, यानी आप जानते हैं कि इतना ही है। जैसे आपका टंकी मान लीजिए कि 50 लीटर का है, 50 लीटर का आपके पास पानी का टंकी है और टंकी फुल है, तो आपको अच्छे से पता है ना कि हमारे टंकी में 50 लीटर पानी है, अच्छे से पता है। तो ये आ जाएगा आपका वास्तविक संसाधन के अंतर्गत, समझने के लिए बता रहे हैं। ऐसे वो उसको इतना छोटा टंकी का पानी को नहीं बोलते हैं हम लोग,
है ना, वो उसमें नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम उसी में, अगर मान लीजिए पानी कम गया तो कितना पानी है, 50 से तो कम ही होगा क्योंकि पानी कम गया, लेकिन कितना है कोई कंफर्म बता सकते हैं? तो एक संभावना है, आप बोल सकते हैं शायद होगा 40 लीटर होगा शायद, इस टाइप का आप बोल सकते हैं। तो वो संभावना वाला बात हो गया। और एक होता है पक्का वाला बात, तो वो सभी संसाधन जो वास्तविक में कौन आ जाएगा, जिसके बारे में आप जानते हैं कि हाँ इतना ही है। फॉर एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, पश्चिमी एशिया में जो है ना पेट्रोलियम निकलता है। ठीक है, एशिया का मैप देखे थे ना, भारत के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा, तो एशिया के पश्चिम का हिस्सा, तो पश्चिम का हिस्सा किधर हो जाएगा, इस तरफ, है ना, इस तरफ। मैप जब आप लोग ड्रॉ करेंगे तो ऐसे जो भारत होता है नीचे में, तो ये कौन सा हिस्सा होता है, पूरब का, और इधर क्या होता है, पश्चिमी का हिस्सा, और इधर में ही एशिया बना हुआ है। तो एशिया के इस हिस्से का बात किया जा रहा है ना, समुद्र के किनारे वगैरह में, और एशिया के इस हिस्से में क्या है, पेट्रोलियम पाया जाता है। तो वहाँ पे कितना पेट्रोलियम पाया जाएगा या कितना पेट्रोलियम है यहाँ पे, उसको पता किया जा चुका है कि इसमें यहाँ पे कितना पेट्रोलियम है। एग्जैक्ट बताना तो संभव नहीं है, बट हाँ अनुमानिक तौर पे बता दिया है इंसान, थोड़ा बहुत, हाँ लगभग में ही। तो इसको कैसे कोई बता सकता है आपके अंदर में कितना है, एग्जैक्ट बताना पाना संभव नहीं है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा ही जाएगा। जितना ही अनुमान लगा उससे कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है ना, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब अगर मान लीजिए कि एक टाइम पे, जैसे आज मान लीजिए उसको मेज़र किया और आज अगर एग्जैक्टली पता भी कर दिया, तो उसको हो सकता है ख़त्म होते होते बढ़ जाए या और कम जाए। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जितना भी पेट्रोलियम अंदर है, क्या एक के दिन में उसको निकाल लेगा सब? एक दिन में निकालना संभव है? नहीं। ज़्यादा होगा तो हो सकता है पूरा निकालने में 1 साल लगे, 5 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल भी लग सकता है अगर ज़्यादा रह गया तो, है कि नहीं? 10 साल में हो सकता है और बन जाए, भी तो हो सकता है। तो एग्जैक्टली बता पाना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो पश्चिमी एशिया में पेट्रोलियम क्या है, वो एक किसके कैटेगरी में आ जाएगा, वास्तविक में आ जाएगा, है ना। वास्तविक संसाधन, ये जितना भी शब्द लिखा हुआ है सब में संसाधन अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, ऐसे कर करके हम जगह को बचाने के लिए उस स्वभाव नहीं लिखे, ठीक है ना। और अगर एग्जाम्पल देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया का सोना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो सोना पाया जाता है उसको भी पता किया जा चुका है कि लगभग कितना सोना है हमारे पास, ठीक है, उसके बारे में भी। और देखिएगा झारखंड का जो अभ्रक है, झारखंड जो हमारे बिहार के जस्ट नीचे में पाया जाता है, बिहार के नीचे का हिस्सा है ना। ऊपर में क्या है, नेपाल है, यहाँ पे इस वाला हिस्सा में नेपाल है, और नेपाल के नीचे यहाँ पे बिहार है, और बिहार के नीचे झारखंड बना हुआ है। तो झारखंड में अभ्रक पाया जाता है, फेमस है अभ्रक, समझते हैं ना। अभी जो लगाते हैं उसमें चमचम रहता है, बर्थडे वगैरह आप लोग करते हैं तो जो आता है पैकेट में अलग अलग कलर का, नहीं देखिए बैलून में भरते हैं आप लोग, बुरादा टाइप जिसको बोलते हैं, उसी को तो अभ्रक बोलते हैं। तो अभ्रक का तो बना होता है। अभ्रक का इस्तेमाल काफ़ी चीज़ों में होता है। अभ्रक क्या होता है ना, वो करंट को पास नहीं करवाता है, हीट वगैरह को लूट करने का काम करता है। पहले जो है ना इसका इस्तेमाल जो है ना इस्त्री होता है ना, आयरन करने वाला, इसमें उसका इस्तेमाल किया जाता था। अभी भी अब नहीं होता है, बट उसका इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर हुआ करता था उसका, क्योंकि हीट जो है ना इसको पास नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से बचाता है, करंट वरंट नहीं लगता उससे, ठीक है। काफ़ी उसका इस्तेमाल है अलग जगह में, प्लस सजावटी सामान में उसका इस्तेमाल होता है, अलग अलग जगहों पे होते रहता है, ठीक है। पूजा पाठ में भी उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं थोड़ा बहुत सजाने वजाने के लिए। खैर, तो समझ में आया ना बात। तो ये हो गया झारखंड का अभ्रक हो गया, ये सब का सब के बारे में हम लोग जानते हैं, तो वो हो गया संभाव्य संसाधन, सॉरी वास्तविक संसाधन हो जाएगा। और संभाव्य में जिसका हम लोग जानते नहीं है कि कितना है, इतना पता है कि यहाँ पे ये है, लेकिन संभावना है कि कितना है, या फिर यहाँ पे है भी या नहीं है, 100% श्योर नहीं है इंसान कि ये है वहाँ पे, 50-50%। हाँ। और कितना है उसके बारे में भी इंसान श्योर नहीं है, कम हो सकता है ज़्यादा भी, तो एग्जैक्टली बताना पाना संभव नहीं है। देखिए समझिए, जिसकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं हो, कितनी मात्रा में मौजूद है वो हमें ज्ञात नहीं है, वैसे हमको क्या उसको क्या बोलेंगे, संभाव्य। संभाव्य मतलब संभावना, सिंपल सा, ज़्यादा परेशानी होना है, संभावना वाला हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल में केरल में थोरियम पाया जाता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल गायब हो गया ना, थोरियम हो गया। फिर लद्दाख में यूरेनियम हो गया। ये सब थोड़ा सा जो है ना ज्वलनशील टाइप का होता है, जैसे कि यूरेनियम वगैरह हो गया ना। हम लोग का गाड़ी अभी पेट्रोल डीजल ये सबसे चल रहा है, यूरेनियम से भी आप गाड़ी वाड़ी चला सकते हैं। और यूरेनियम का लाइफ बहुत अच्छा होता है, बहुत लंबा चलता है। मतलब अगर यूरेनियम से बना हुआ अगर कोई बैटरी वगैरह अगर बनाया चल जाएगा तो एक बार बैटरी बनेगा और पेट्रोलियम से भी। हाँ, जो पेट्रोल जो काम करता है, जो हज़ारों लीटर पेट्रोल काम करेगा, वो बहुत ही कम मात्रा का यूरेनियम काम कर सकता है, सर, समझे। तो उसको क्यों नहीं लाया गया भारत में? लाया गया नहीं है, लाया जा चुका है, तो क्यों नहीं बनाया गया? अभी बन रहा है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है ना। जितना सुविधाजनक लग रहा है उतना ही घातक भी तो है। हवा के संपर्क में फटेगा ऐसा कि फिर आग लगा देगा, एकदम बॉम्ब के साइज़ का होगा। अगर यूरेनियम से बना हुआ बॉम्ब ब्लास्ट कर गया ना तो बड़ा दिक्कत होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी साइंटिस्ट लोग या जो भी इंजीनियर लोग हैं वो ऐसे व्हीकल्स को बना रहा है जो इसको कंट्रोल कर सके, ठीक है, कि मतलब प्लूटोनियम का इस्तेमाल करें और उससे अगर फट भी जाए
कुछ लीक वगैरह भी कर जाए तो मानव को क्षति ना हो। जैसे भी देखते हैं ना सीएनजी का गाड़ी आ रहा है तो ब्लास्ट करता है, इंसान मर जाता है, जल उल जाता है, तो वो अभी ठीक तरह से काम नहीं हो पाया, रिस्की है थोड़ा सा, सस्ता आता है, पोल्यूशन कम करता है, लेकिन रिस्की भी तो है वो चीज़, है कि नहीं। तो अभी उसने उसको पूर्ण अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया इंसान, तो फिर भी प्रयासरत है, कर रहा है। वैसे ही इसके लिए भी काम चल रहा है। इस तरीके से मशीन को डिज़ाइन किया जाएगा जिससे प्लूटोनियम वगैरह को कंट्रोल किया जा सके, इससे कोई नुकसान ना हो मानवों को। ये बहुत बड़ा चीज़ होता है, चैलेंज होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ अच्छा है तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी होता है ना। जैसे मान लीजिए आप लोग का इंटरनेट पहले 4G था, 5G आया तो और फास्ट इंटरनेट चलता है, लेकिन 5G के आने से प्रॉब्लम भी तो हो रहा है। जो पशु पक्षी है उन लोग का माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, इंसानों का माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं ना कहीं माइंड वीक हो रहा है ना इंसानों का, कहीं ना कहीं उस लेवल का एफिशिएंसी काम नहीं करता है। रेडिएशन जो फ़ोन का निकलता है वो रेडिएशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, हमारे शरीर को परेशान नुकसान करता है, मतलब ब्रेन को प्रॉब्लम करता है, ब्रेन स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है पहले के में। आप खुद अपने आप में इमेजिन करके देखिएगा, जैसे बचपन में जो बच्चा मोबाइल वगैरह इस्तेमाल कम करता है या नहीं करता है, उसका ब्रेन और जो दिन भर मोबाइल में घुसल रहता है उसका ब्रेन, दोनों के ब्रेन में बहुत फ़र्क होगा। हालांकि बचपन होता है, नया नया होता है तो ज़्यादा फ़र्क आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो फ़र्क दिखता है आने वाले समय में, है ना। जब बड़ा समय आएगा तो बहुत जल्दी जो मोबाइल के पे रह रहा है वो जल्दी पगला जाएगा, पगलाएगा नहीं मतलब उसका ब्रेन का एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा, लेकिन उसका बढ़ता रहेगा। ठीक है, रेडिएशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। रेडिएशन की वजह से सिर्फ वही नहीं, आपके ब्रेन के साथ साथ कान खराब हो जाता है, आँख खराब होता है, बॉडी का स्किन में प्रॉब्लम होता है ना। कान में जो सटा के बात करते हैं इससे क्या होता है कि इस पार्ट में रेडिएशन फैलता है और उस चीज़ को नुकसान करता है ना। कैंसर वैंसर होने का भी खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, लोग 5G चलाता है, 4G चलाएगा 4G वाला भी करेगा, फ़ोन के में घुसल जितना रहेगा ना वो इंसान का प्रॉब्लम होना ही होना है। इसीलिए लोग जो है ना वायर वाला तार, ये वाला नहीं, ब्लूटूथ वाला नहीं, तार वाला इस्तेमाल करता है समझदार लोग। बाकी स्टाइल के लोग ब्लूटूथ वाला भी इस्तेमाल करता है, बट वो भी नहीं करना चाहिए, उससे हम लोग को नुकसान ही होता है। सब रेडिएशन पे चल रहा है ना। और जो ऐसे करने लगे सारा जितना जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो रहा है ना सब नुकसान करेगा। फ़ोन को आप सटा रहे हैं वो भी नुकसान करेगा, है ना, उससे प्रॉब्लम होता है। हाँ, तार वाला इससे बात कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। फ़ोन आपसे दूर है, कान में भी सिर्फ आवाज़ वाला लगा हुआ है, कोई रेडिएशन उसमें ज़्यादा नहीं आ रहा है, नॉर्मल है। ब्लूटूथ भी कम है, बंद है ना। वाईफाई बंद है, चार्जिंग में लगा के कीजिएगा, चार्जिंग में लगा के अगर आप फ़ोन कीजिएगा तो रेडिएशन और बढ़ता है, समझे। लेकिन ये सब चीज़ें लोग आपको बताएगा नहीं, खास तौर पे नहीं बताता है, नहीं समझा जाता है। कारण क्या है, क्योंकि ये सब जान जाइएगा तो फिर बिक्री कम ना जाएगा। खुल के ये सब चीज़ें बता दिया जाएगा तो इसका बिक्री क्या हो जाएगा, मार्केट में कम हो जाएगा। कोई ब्लूटूथ नहीं खरीदेगा डर से, है ना। मोबाइल खरीदेगा तो ज़्यादा इस सब का बिक्री ज़्यादा हो जाएगा, हेडफोन वगैरह का बिक्री कम जाएगा। तो जो कंपनियाँ हैं बड़ा जो बना रहा है वो सब चीज़ें, मोबाइल वगैरह जो बना रहा है उसका सेल गिर जाएगा, खरीद भी नहीं करेगा। और वो लोग जो है ना, और नेता लोग वैसा जो भारतीय नेता लोग हैं वो लोग ऐसा चाहता नहीं है कि कभी ऐसा हो। क्यों नहीं चाहेगा, क्योंकि नेता लोग का जो पार्टी है ना, नेता लोग को भाई चलना है, सर्वाइव करना है, तो बहुत सारा पैसा चाहिए ना। और वो सारा पैसा कहाँ से आता है, उसको फंड कहाँ से मिलता है, यही सब कंपनी वाला लोग, बिजनेसमैन जो है ना उसको चंदा देता है ना, हर बिजनेसमैन वाला। और बदले में उसको क्या है, उसको मिलता है सपोर्ट कि भाई तुम अपना व्यापार करो। तो पॉलिटिकल पावर बहुत ज़रूरी हो, मतलब उन लोग को जिसको व्यापार करना है ना, व्यापार में क्या मिल जाता है, उसको पॉलिटिकल पावर मिल जाता है, जिसको उसको धड़ल्ले से अपना व्यापार करता है। किसी का हिम्मत नहीं होता है कि उसके खिलाफ जा करके बोले। डॉक्टर सब जानता है कि ये सब गलत चीज़ है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। उतना छोड़िए, मार्केट में जो दवाई चल रहा है ना अभी अस्पताल में, 80 से 80% दवाई गड़बड़ है, गलत है, काम के लायक नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी आपको दवाई दिया जाता है पैसा कमाने के लिए। सब कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है ना जिस प्रॉब्लम के लिए आपको दवाई नहीं चाहिए, लेकिन दवाई देगा, खरीदेगा। जैसे हम अपना बताते हैं, मेरा लीवर का साइज़ बढ़ा हुआ है, तो सरकारी अस्पताल PMCH में गए दिखाने के लिए, वहाँ बोला कोई बात नहीं, ठीक है करके निपटा दिया। लेकिन एगो गए थे प्राइवेट हॉस्पिटल में, डरा दिया हमको कौन सी बोल करके कि भाई बोला हालांकि ठीक है बात, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए ना आलतू फालतू बोल के दवाई का लिस्ट लिख दिया 5-6 गो, सारा महंगा दवाई। ठीक है, क्या बोल रहा है कि स्टोन होने का खतरा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपका गैस का प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, अपच रहेगा, क्या लन फन बोल के नौटंकी कर दिया। आपका लीवर बड़ा है, मतलब थोड़ा सा फैटी लीवर, वो सबका हो जाता है बड़ा। अभी लाइफ से इतना ना बुरा हो गया कि सबका, मेरा कोई स्पेशल नहीं है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 का जो है ना लगभग सबका रहता है, डॉक्टर 1 का खुदे रहता है, पता चल जाता है। जब यहाँ पे साइज़ बढ़ेगा ना तो एक तरीका है कि आपका जीभ मोटा हो जाएगा,
तंग, जैसे ये मेरा मेरा दिखाएंगे तो मोटा लगेगा बड़ा, तो ये ऐसे पता चल जाता है। दूसरा बात, जब ये लीवर बड़ा होगा ना तो यहाँ पे आप खाना वाना खाइएगा तो हल्का दर्द होगा, खाना खाने के जस्ट बाद आपको उल्टी जैसा महसूस होगा, मिचली आएगा, तो ये सब साइन है कि आपका लीवर बढ़ रहा है। ठीक है, अपच रहेगा, खाना ठीक से पचेगा नहीं, सब लीवर के बढ़ने का साइन होता है। हालांकि इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, बट ज़्यादा चांस लीवर का ही रहता है, क्योंकि सब कुछ फंक्शन लीवर ने कर रहा है। आप जो खाना खाते हैं उसका सबसे पहले सामना होता है लीवर से। खाना जो है ना, जितना भी आप खाए उसका जो पोषक तत्व निकला खून के जरिए, तो खून सबसे पहले लीवर से होकर गुजरता है। लीवर देख देख के भेजता है कौन सी गजा रहा है लेके, है ना, लीवर सबको देख करके बाहर भेजता है। आप खाना खाइएगा, पेट में पचेगा, हाथ में घुसेगा, हाथ से पोषक तत्व खींचा जाएगा विलाय के जरिए, किस में मिलेगा, खून में। खून जो है हार्ट वार्ट से होते हुए कहाँ जाएगा, लीवर में। और लीवर देखिएगा जांच कर, लीवर क्या करेगा, एक मैक्सिमम चीज़ों को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। जैसे कोई इंसान जहर खाता है, तो जहर को जो है ना लीवर अपने अंदर खींच लेता है, उसको बॉडी में नहीं भेजता है। थोड़ा बहुत अगर लीवर रहेगा, जहर रहेगा ना, तो जहर को लीवर अपने अंदर में खींच लेता है, और ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो लीवर ही डैमेज हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए जब कोई किसी का पोस्टमार्टम होगा ना, और अगर ये पता करना होता है कि जहर से मरा है कि नहीं, तो उसका लीवर जांच होता है, उसको लीवर को काट छाट के देखेगा कि इसमें जहर है कि नहीं। अगर लीवर में जहर पाया गया तो समझिए कि इसको जहर दे के मारा गया है। ऐसे करके चलता है सिस्टम। इसी को पोस्टमार्टम। इसी पोस्टमार्टम में तो और भी चीज़ें होता है, पूरा बॉडी को देखता है। जैसे यहाँ का निशान, तो उसको ऑब्जर्व करेगा कि जो निशान है वो कोई गला दबा के मारा है, रस्सी मार के है, फांसी का है, कैसा है ना। जैसे फांसी पर लटकेगा तो फांसी पर रस्सी ऐसे होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं ऐसे लाइनिंग है तो इसका मतलब क्या है, फांसी पे लटका नहीं है, उसको ऐसे चाप के मारा है। यही सब एनालाइज करता है बढ़िया से, और फाड़ चीर करके जहाँ डाउट लगेगा डॉक्टर को सबको दिखता है खोल खोल करके, और कारण पता करता है कि मरा कैसे। बस इतना ही करना होता है और कुछ। और पोस्टमार्टम में क्या करेगा, कुछ अगर ऐसा ऑर्गन है जो उसको डोनेट करना है, जैसे किडनी डोनेट करना है, अच्छा है तो वो कर देता है इंसान, निकाल देता है, आँखों को निकाल देता है मरने के बाद, जिंदा में नहीं। खैर, तो समझ में आया बात। तो ये सब चीज़ें इंसान को हम लोग को बताया नहीं जाता है। कारण क्या है, क्योंकि उन लोग का सेल गिर जाएगा। आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते आज जो इतना सा बीमारी हो रहा है सब किसकी वजह से, यही सब लाइफस्टाइल की वजह से। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कभी नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हाँ, कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, माजा, ये सब कुछ नहीं पीना चाहिए। सब हमारे सेहत को नुकसान ही करता है, सब नुकसान करता है। लेकिन सब स्टाइल के चक्कर में पीता है, कंपनी वाला भी किसी को नहीं बताता है। बड़ा स्टार लोग कभी नहीं पीता है ये सब चीज़ें, मिठाई तक नहीं खाता है। हाँ, कोई भी बड़ा क्या, कोई भी नहीं खाता है ना। खाए पिएगा एक आध बार रेट चल जाता है वो, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बट नहीं खाता है इंसान, क्योंकि ये सब खाने से बॉडी को हेल्थ नहीं, सुविधा नहीं, अच्छा नहीं होता है, नुकसान ही करता है, समझे। लेकिन होगा कहाँ से। अब यहाँ नॉर्मल समझिए ना, गुटखा खाने से क्या होता है, अच्छा बात है या बुरा बात, सब जानता है ये बात, लेकिन प्रचार चलता है कि नहीं चलता है, दबंगई से चल रहा है। जिस कारण में सब जानता है कि खाना बुरा चीज़ है, सब जानता है, लेकिन इसका प्रचार कोई नहीं रोक पा रहा है। तो आप लोग का जो छोटकन चीज़ छिपा के जो चला रहा है वो कैसे रुक जाएगा, है ना। सब चलेगा, और सब ये सब साइंस है, क्योंकि इंसान बीमार पड़ेगा तब ना हॉस्पिटल वाला का कमाई होगा। बीमारी नहीं पड़ेगा तो हॉस्पिटल वाला का पैसा कहाँ से आएगा। क्या चीज़ सही होगा उसमें, उसको खाने से सही क्या चीज़ रहेगा। जैसे गुटखा में होता क्या है, हाँ, नशीला पदार्थ होता है। अब नशीला पदार्थ आप खाइएगा, जैसे मुँह में रखे से थोड़े कुछ होता है। जैसे यहाँ पे खाइएगा तो जैसे यहाँ पे खाइएगा तो खाने के बाद ऐसा थोड़ी कि आपको नशा आ जाएगा, नशा नहीं आता है। खाइएगा, खाने के बाद जो है ना उसको सेल्स तक पहुँचाने के लिए क्या करता है कि उसमें हल्का हल्का कांच को पीस करके, एकदम पतला पाउडर जैसा पीस करके गुटखा में मिला हुआ रहता है। जब उसको इंसान खाता है तो वो छोटकन सेलवन को काट देता है, सेल्स को काट देता है। सेल्स को जब काटेगा तो अंदर तक घुसता है गुटखा, एकदम नशा चढ़ता है बढ़िया से एकदम, ठीक है। हालांकि नशा यहाँ से भी घुस सकता है, लोग देखने को खैनी खाता है यहाँ पे लगे रख ले रहेगा, हाँ, यहाँ पे जहाँ उसका मन करे, लेकिन इतने दूर में रखेगा, इसी नीचे वाला हिस्सा में। यहाँ से क्या होगा, घुसेगा ये जो हिस्सा है ना, वो वहाँ पे घुसेगा, वहाँ से हम लोग का सेंसेशन होता है, बॉडी में प्रवेश कर जाता है। जैसे आप लोग होम्योपैथी का दवाई खाते हैं ना जी, तो कहाँ उसको पेट तक लेके जाते हैं, वो तो यहीं तक तो सूख जाता होगा, 2-4 गो बूंद तो खाने होता है, तो वो कहाँ है, मुँह में असर करता है, पूरे बॉडी में फैलता है ना, तो काम करता है। लेकिन वो सब चीज़ें क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें आप गुटखा खाए, गुटखा खाने से क्या होगा, सेल कट गया। अब जब सेल कट जाता है तो क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे आप काट दीजिएगा, तो काटने के बाद 2-4 दिन बाद में इसको मरम्मत करेगा कि नहीं करेगा। तो मरम्मत कैसे होता है, सेल बनाता है। जैसे हम हैं, अपने से एक और बनाएंगे सेल, फिर अपने से एक और सेल बनेगा, ऐसे करके फोटोकॉपी टाइप बनते रहता है।
है ना। तो अगर मान लीजिए कि कहीं ये है, यहाँ पे कट लगा हुआ है, तो यहाँ का सेल एक सेल बनाएगा, फिर एक और सेल बनेगा, एक और सेल बनेगा, एक और सेल बनेगा, एक और सेल बनेगा, दोनों तरफ से सेल बनते बनते कितना घंटा बनता रहता है? सेकेंड्स में बनता है। सेकंड से बहुत सारे सेल बन जाता है। तब तो आकार भी तो बहुत छोटा है, घंटा से बनेगा तो समझ रहे हैं, बहुत जल्दी बनता है, फास्ट रिकवरी होता है। और वो भी अब सेकंड में बनेगा कि लेट से बनेगा, वो डिपेंड करेगा आप कितना फिट है, ये भी निर्भर करता है। छोटा बच्चा है तो जल्दी हो जाता है, बूढ़ा है तो लेट से होता है ना। नौटंकी कर रहे हैं तो तकलीफ होता है। जैसे मान लीजिए घुटना में कट गया तो सबसे ज़्यादा समय लेता है, घुटना का हो गया, केहूनी वगैरह का हो गया, क्योंकि ये सब मुड़ने वाला पार्ट है ना। यहाँ कट गया ना तो जल्दी हो जाएगा, इधर छिला गया जल्दी ठीक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये अपना स्थिर रहता है। यहाँ कट जाएगा तो इसको बार बार इसी से होना है, ये बेचारा सेलवन जाके आपस में सटेगा और फिर आप मोड़ दीजिएगा, इसे छितरा जाएगा फिर ऐसे कर देता है, इससे में दिक्कत करता है। हाँ समझ ना, तो घुटना वुटना होता तो बहुत परेशान करता है। खैर हाँ, तो समझ में आया ना वाला बात। तो गुटका ऐसे ही होता है, सेल यहाँ पे खाए, सेल कटेगा, अब जब वो कट गया तो उसको मरम्मत करना है, तो पीछे वाला सेल उसको बनाएगा, है ना, फिर सेल बनाएगा, फिर कटेगा, फिर सेल बनाएगा। तो इसमें नुकसान क्या होता है ना, कि बनते 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 में कुछ सेल, अभी जो तुरंत सेल बना है वो कट जाता है, क्योंकि गुटखा खाए वाला लगातार हर घंटे मुँह में चबाएगा एकदम। कोई आदत ऐसा रहता है, वो खाए बस खाना खाए लगे गुटखा फेंकेगा, फिर गुटखा ना लेगा करेगा। बहुत आदत है, दिन भर में 4 गो 5 गो 10 गो लपेट देता है एकदम, बहुत सबका हैबिट होता है खाने का, समझे ना। तो सेल मान लीजिए कि अभी जैसे गुटखा खाया है, सबको काट दिया, अंदर वाला सेल उसको बना रहा है, फिर तब तक खा लिया, फिर काट देगा। तो उसमें से क्या होता है, हर सेल के अंदर आप पढ़े हैं कि उसमें सेल के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में ही डीएनए होता है, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन है। मतलब अगला सेल कैसा बनेगा, वो सेल जैसा है वैसे नहीं बनाएगा, जो खुद है वैसा ही सेल बनाएगा, ठीक है। अब उसमें जैसा इन्फॉर्मेशन अगला वैसे ना बनेगा। अब इसी में क्या होता है कि कुछ एक आध सेल में प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई सेल अभी बड़ा नहीं था, इमेच्योर था, उसी को काट दिया, अब वो इसने सेल बन के रह गया, उतने में पनप के रह गया। अब वो क्या करेगा, जो खराब सेल बन गया वो तो अपने जैसा बनाएगा, सेल का नेचर है, जो जैसा है वो इसने बनाएगा। जैसे कोरोना वायरस क्या था, जैसे ही में घुसता था फेफड़ा में, अपने जैसा ही बनाना चालू कर देता था, सबका यही सिस्टम है, ठीक है। सेल में कोशिका में अपने जैसा कोशिका विभाजन करता था अपने आप के जैसा में, तो वो भी वही चीज़ करता है यहाँ पे। और क्या, अब कोई सेल गड़बड़ है तो गड़बड़े सेल बनना चालू हो जाएगा, गड़बड़ सेल बनना चालू हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, इसमें ट्यूमर वगैरह आना चालू हो जाएगा, तब देखिएगा फिर फोड़ा उड़ा टाइप हो जाएगा, अंदर में फोड़ा फुंसी टाइप बाहर निकलेगा, ठीक है। फोड़ा फुंसी दाना टाइप निकल जाता है, तो इंसान उसको फिर फोड़ उड़ देता है, फोड़ता काटी अपने फूट जाता है, ठीक है। तो सेल को फिर क्या होता है ना, बाहर में फिर निकलेगा, फिर फूट जाएगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर फूट जाएगा। तो फिर क्या होता है, इन सेल बाहर ना निकाल के अंदरे अंदरे फैलना चालू होता है, फिर यहाँ हो जाएगा सूजन। हाँ तो होता ही है, हाँ ऐसे ही करके तो फैलता है ना। कैंसर में क्या होता है, कैंसर का सेल बनता है और वही सेल अपने जैसा बनाना शुरू कर देता है, खत्म हो जाता है, समझे ना। तो फिर इसका इलाज करवाना पड़ता है, तो बहुत थोड़ा सा इलाज थोड़ा महंगा आता है, बट इंसान बच जाता है। लेकिन अगर कैंसर का स्टेज अगर बढ़ गया बहुत ज़्यादा तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ कई बार ऐसा होता है प्रॉब्लम कि इसको काट देता है। अब हालांकि आ गया ऐसा इंजेक्शन कि पूरा देवे के सेलवे के मार देता है, जितना भी सेल बन रहा है ना, नया सेल सबको मार देता है। तो आ गया पूरा बॉडी का एकदम सारा के साथ सेले मार देगा, तो अच्छा के साथ बुरा से भी मर जाता है, ठीक है। फिर इंसान ठीक हो जाता है कुछ टाइम में, तो ऐसे भी होता है। बट खैर जो भी हो, खाना पे तो नहीं है चाहिए, बट किसको मना कर सकते हैं, जिसको आदत लग जाता है वो छोड़ता थोड़े है, बट नहीं करना चाहिए। इसलिए तो पढ़ाई ज़रूरी है। ये सब बात जनरली लोग बताता नहीं है, क्योंकि बता देगा तो क्या होगा, उसका सेल कम जाएगा और उसको तो बेचना है, पैसा कमाना है। पैसा क्यों कमाना है, क्योंकि पॉलिटिशियन को देना है, सब कनेक्टेड है। पॉलिटिशियन भी उसको मना नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको भी पैसा चाहिए। जो नेता लोग हैं उसको पैसा चाहिए। अब बिजनेसमैन से पैसा मांगे तो कहेगा कहाँ से पैसा दियो कहाँ से पैसा दे, हमारा सेल गिरा हुआ है ना, बैन हटवा देगा सब, जो भी चीज़ें चलता है। खैर समझ में आया ना, हम कहाँ से शुरू किए थे कहाँ पहुँच गए, इसीलिए हम टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना चाहते हैं। हम बताते तो पूरा ही वो गनवास याद कर रहे होंगे, सैयारा तू तो बदला नहीं है ना जी। तो खैर समझ में आया बात। तो वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। अब आगे देखिए, तो विकास और उपयोग के आधार पे कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, सब में 2 ये प्रकार का है, बस एगो लास्ट में 3 घुस गया है, बट वो है बताते हैं, ठीक है। तो विकास एवं उपयोग के आधार पे वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, यहाँ पे उपयोग लिखा हुआ, यानी इन दोनों का तो इस्तेमाल है ना हम लोग करते हैं, जिसमें जितना भी नाम लिखा गया, पेट्रोलियम हो गया, थोरियम हो गया, सबका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इन सभी के इस्तेमाल से विकास होता है कि नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग क्लास 8 में ही पेट्रोलियम के बारे में तो अच्छा से पढ़ चुके हैं,
कोयला के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। कोयला और पेट्रोलियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? इसके इस्तेमाल करने से हमारा विकास होता है कि नहीं होता है? तो हमारे विकास और हमारे उपयोग के आधार पर इसको दो पार्ट में बांटा गया, किसमें? वास्तविक और एक संभाव्य। वास्तविक में जो जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, है ना, और जिसके बारे में हम लोग को ज्ञात नहीं है, उसका मात्रा ज्ञात नहीं है। जिसका मात्रा ज्ञात है वास्तविक, जिसका मात्रा ज्ञात नहीं है संभाव्य। ठीक है, इसको अवास्तविक भी कह सकते हैं, बट अवास्तविक से ज़्यादा अच्छा संभाव्य बोलना है, क्योंकि संभावना के हिसाब से जानता है ना इंसान कितना का होने का संभावना, इस टाइप का। खैर आगे देखिए, उत्पत्ति के आधार पर कितना है? जैव और अजैव। उपलब्धता के आधार पर, उत्पत्ति मतलब, उत्पत्ति का मतलब समझते हैं ना, उसको बनने का, एक तरीके से उत्पन्न होना समझते हैं ना, उत्पत्ति के आधार पे। और उपलब्धता जो मौजूद है, उपलब्धता के आधार पे जो चीज़ें मौजूद है आपके पास, है ना, जैसे कॉपी किताब वगैरह मौजूद है, इस टाइप का। तो उपलब्धता के आधार पे दो प्रकार का है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। वितरण के आधार पर, नहीं बांटने के आधार पर, जो उसको अलग अलग हिस्सों में जो बटा हुआ है ना, वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध और स्थानिक उपलब्ध। ठीक है, और इसमें देखिए स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब जिस पे आपका अधिकार है, अधिकार वाला चीज़ पे। स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार का है, निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब इन सभी शब्दों का मतलब समझिए। जैव और अजैव का मतलब क्या हो जाएगा? जैव में वो सभी संसाधन आ जाएंगे जो सजीव में आता है, ठीक है, जैसे पेड़ पौधा, जीव जंतु, है ना, ये सब का सब किस में आ जाएगा? जैव। अगर आपसे सवाल किया जाए कि बताइए जैव संसाधन का एक उदाहरण दीजिए, तो क्या कह सकते हैं आप? पेड़ पौधा, इंसान, जितना भी है, जानवर वगैरह, कीड़ा मकोड़ा, जितना भी सजीव है जो आप देखते हैं। सजीव का परिभाषा क्या हुआ आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, बोलिए। कहाँ है? फिर भी बनाना है, समझे? तो जितना भी सजीव संसाधन है वो सब का सब क्या है? जैव संसाधन। और जितना भी निर्जीव संसाधन है वो सब क्या कहलाएगा? अजैव कहलाएगा। जैव और अजैव में कोई दिक्कत? ठीक है, आप बताइए, पानी कौन सा संसाधन है, जैव या अजैव? पक्का? पानी सजीव है या निर्जीव? पानी सजीव है, तो सोच के नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, तो जैव अजैव में कोई दिक्कत नहीं ना। तो पानी एक निर्जीव पदार्थ है। अब जैव अजैव का बात करें तो सीधा देखिए कि निर्जीव है कि सजीव। अगर सजीव है तो जैव, निर्जीव है तो अजैव। ठीक है, आगे देखते हैं। उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय के बारे में क्या बोला गया था, कल हुआ था? किसके बारे में क्या बोला जाए? हाँ, जिसकी पुनः पूर्ति हो सके, है ना, नेचर के थ्रू, अपने आप, उसमें आपका कोई दिमाग नहीं लगाना है, वो अपने आप नेचर के थ्रू ही पुनः पूर्ति होता रहेगा। ठीक है, वो खत्म होगा और उसका पूर्ति वापस से हो जाएगा, यानी जो कभी खत्म नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नवीकरणीय। और अनवीकरणीय जिसका पुनः पूर्ति होता है लेकिन समय लंबा हो जाता है, मतलब बहुत लंबे समय में, मतलब पुनः पूर्ति होबे करेगा। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का उदाहरण दिया हुआ होगा। पेट्रोलियम अगर मान लीजिए खत्म हो रहा, नहीं दिए हैं का? हाँ, वहाँ पे है। जैसे पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम एक प्रकार का क्या कहलाता है? अनवीकरणीय संसाधन। तो क्या पेट्रोलियम नहीं बनता है? बनता है, लेकिन उसमें लाखों वर्ष का समय लगता है, लाखों वर्षों का समय लगता है। तो नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जो खर्च होने के बाद प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक तौर पर नेचर के थ्रू अपने आप पुनः पूर्ति हो जाए, यानी वापस से बन जाए। ठीक है, या फिर जो कभी खत्म हो ही ना, उसे क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति होने में लंबा समय लगे, है ना, लाखों वर्षों का समय लगता है, वो सब का सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। अब देखिए लंबा समय लगता है, तो अगर आप जरूरत इसके बनने से जितना स्पीड में ये बन रहा है उससे ज़्यादा स्पीड में अगर आप खर्च कर दीजिएगा तो ये खत्म भी हो जाएगा, है ना। तो अनवीकरणीय संसाधन नष्ट भी किया जा सकता है, पूर्ण रूप से उसको खत्म भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपका खर्च करने का रफ्तार कमाई से ज़्यादा है तो आप दिवालिया होइएगा कि नहीं होइएगा? कमाई है 10 रुपया, खर्चा कर रहे हैं 100 रुपया, क्या होगा? है ना, वही चीज़ है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे वही लिखा मिलेगा। जैव में क्या है? सभी सजीव, जैसे पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु जितना भी है। और अजैव में क्या है? सब सारा का सारा निर्जीव वस्तु। ठीक है, जैसे चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया, बहुत जानते होंगे इस बारे में। और नवीकरणीय में देखिए ध्यान से, नवीकरणीय में क्या है? जिसका पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से हो या जो कभी समाप्त ना हो, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, कभी खत्म होने वाला है नहीं हो गया, लेकिन सूर्य का प्रकाश हम लोग सौर प्लेट वगैरह में तो करते हैं, है कि नहीं, वो समय चलता है। हवा हो गया, कभी खत्म नहीं होने वाला है। अनवीकरणीय जिसका पुनः पूर्ति में लाखों वर्षों का समय लगता है ना, इसमें क्या होता है? लाखों वर्षों का समय लगता है यार। और ये सीमित भंडार वाला वस्तु, इसमें क्या होता है? जिसका भंडारण सीमित है, हमारे पास इतना ही है, इतने में ही काम करना है,
अगला बनने में समय लगता है ज़्यादा। इसको सीमित भंडार वाला भी कहते हैं, वैसा वस्तु जो सीमित है हमारे पास, ठीक है। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, पेट्रोलियम होगा, कोयला हो गया, ये सब हमारे पास सीमित है। तो ये सब नवीकरणीय और अनवीकरणीय में आता है, समझ में आया। आगे देखते हैं वितरण के आधार पर, एक है सर्वत्र उपलब्ध और एक है स्थानिक उपलब्ध। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, और स्थानिक का मतलब होता है किसी खास स्थान पे। जैसे कुछ वस्तु ऐसे मिलेंगे आपको जो सभी जगह पाया जाता है, ठीक है। जैसे हवा हर जगह है, इसमें कोई दिक्कत, हर जगह पाया जाता है। हाँ पेड़ पौधा सभी जगह, लेकिन पेड़ पौधा भी सभी जगह नहीं कहेंगे, हाँ कह सकते हैं, लगभग ऑलमोस्ट जगह पर पाया जाता है। हाँ कह सकते हैं मानव भी, लेकिन हर जगह नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए अमेजन के जंगल में चल जाइएगा तो वहाँ उतना खतरनाक होता है, वहाँ मानव मिलेगा नहीं मिलेगा, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको उसमें आप डालिएगा तो समस्या हो सकता है। लेकिन हवा हर जगह है, सूर्य का प्रकाश लगभग हर जगह जाएगा, है ना। एक टाइम पे हर जगह नहीं होगा, बट जाएगा तो हर जगह। हवा भी हर जगह, इसी प्रकार से चीज़ें हो जाएगा क्या, सर्व जगह। और जंगल पे जा सकते हैं सूर्य का प्रकाश। जमीन तक जाने में प्रॉब्लम हो जाता है, बट जाता ही है। वहाँ पे सूर्य का प्रकाश है तभी ना जंगल बना हुआ है। पेड़ को जीने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो बिना सूर्य के प्रकाश से क्या जंगल बन गया वहाँ पे। जमीन पे नहीं जा पाता क्योंकि बहुत घना है वो, पेड़ बहुत पास पास है, एकदम अंदर पूरा छेकले, एकदम अंदर तक हवा नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है जमीन तक। पूरा दिन भर अंधेरा ही रहता है। अंधेरा नहीं रहता है, मतलब हाँ छाया टाइप का माहौल बना रहता है। कोई कोई मान लीजिए जगह बीच में रहता होगा तो वहाँ से जाता होगा कोई कोई जगह पे, बाकी वो खाली ढकले रहता है पूरा। बहुत बड़ा है तो अमेजिंग दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। तो दुनिया का तो सबसे ज़्यादा शुद्ध हवा वही बनाता है, 10 से 20% अकेले बनाता है वो। चलिए ठीक है ना। स्थानिक जो किसी खास स्थान में पाया जाए, वैसा संसाधन जो किसी खास स्थानों पे पाया जाता हो, ठीक है, वो आपका स्थानिक संसाधन हो जाएगा। इसका जैसे में आप कोई भी ले सकते हैं, कोई खास तरह का पौधा, जैसे मान लीजिए कि जैसे झारखंड में हो गया अवरक हो गया, झारखंड में मिलता है, झारखंड में सब जगह नहीं मौजूद है, तो ये स्थानिक हो गया। पेट्रोलियम की बात की, ये जो आपका इसमें देख रहे हैं ना वास्तविक वाला में, पर ये पेट्रोलियम का बात हो गया। हालांकि ये क्या पेट्रोलियम सब जगह है, बोलिए क्या चीज़ बोलिए। मसाला जैसे केरल में। हाँ मसाला भी हो सकता है, मसाला का पेड़ पौधा। तो कुछ ही चीज़ें जो हर जगह नहीं पाया जाता, कुछ किसी खास स्थान पे ही पाया जाता है, ठीक है। वो सब का सब संसाधन क्या कहला जाएगा, स्थानिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, स्वामित्व के आधार पर, यानी जिस पे आपका अधिक कंट्रोल होता है। एक हो गया निजी। निजी मतलब क्या होता है, आपका खुद का पर्सनल वाला। जैसे आपका अपना घर है, उस घर पे किसी और का अधिकार है क्या, नहीं, वो आपका अपना घर है, उस पर कोई नौटंकी कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उस पर आपका अधिकार है। कोई ज़मीन है जो आपके नाम का है, तो वो आपका निजी संसाधन हो गया, वो आपका है। वो सभी कोई भी प्राकृतिक वस्तु, ये सब प्राकृतिक को ही बांटा गया है, यानी जितना भी बंटवारा है ना सब प्राकृतिक संसाधन का है। तो कोई भी प्राकृतिक वस्तु में क्या आ सकता है, भूमि हो गया, तालाब हो गया, है ना, कोई जंगल हो गया, कोई पेड़ हो गया, यही सब चीज़ें, ठीक है, जो आपके निजी संपत्ति का हिस्सा हो, जिस पे अधिकार आपका अपना हो, है ना। मान लीजिए ज़मीने का एग्जाम्पल लेते हैं, कोई ज़मीन है, वो ज़मीन आपका है, आपके नाम पे है, तो उस पर अधिकार किसका है, निजी। तो वो कैसा संसाधन कहलाएगा, निजी संसाधन। जिस पे अधिकार किसी खास व्यक्ति का है ना, तो वो निजी संसाधन कहलाएगा। लेकिन राष्ट्रीय संसाधन वैसा जमीन का हिस्सा जिस पे अधिकार किसका हो, राष्ट्र का हो, देश का हो, हमारा नहीं है, किसी खास व्यक्ति का नहीं है, देश का है ना। जैसे यहाँ पे रोड जब बन रहा था तो घर को तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया, क्योंकि उन घरों पे घर बनाने वाले का अधिकार नहीं था, सरकार का था, वो ज़मीन सरकारी था, है ना। उसको अपना हिसाब से तोड़ दिया, उसको सरकारी ज़मीन पे बना हुआ था, क्योंकि वो राष्ट्रीय संपत्ति था, है ना। जैसे प्लेटफॉर्म है, ट्रेन बना हुआ था, ट्रेन के किनारे देखिएगा पॉल गार्डल रहता है, वो उसके अंदर का सारा ज़मीन रेलवे का संपत्ति है। अब उसमें जाके कोई घर बना लेगा तो क्या कहलाएगा है ना, तो क्या होगा वो, तो क्योंकि वो राष्ट्रीय संपत्ति, वो निजी संपत्ति नहीं है उसका। अब जाके वहाँ पे कितना वो हीरो बने, क्या उसका बात मान लेगा सरकार, नहीं। सब जानता है कि भाई वो राष्ट्रीय संपत्ति, फिर वो हीरो बन के जाके घर बनाए, भले वो सोने का महल काहे नहीं खड़ा कर दे, सरकार को हटाना होगा, उसको हटाना ही पड़ेगा। कर सकता है बट करेगा नहीं, क्योंकि जितना वो सोना का महल बनाएगा रोज चोर घुसेगा उसके चारों, सब चोरे घुसेगा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय में क्या हो जाएगा, वो सारा संपत्ति जिस पे अधिकार देश का ही नहीं पूरे दुनिया का है। जैसे समुद्र हो गया, है ना, समुद्री का सीमा वगैरह हो गया, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे पूरा दुनिया का ही अधिकार होता है, ठीक है। तो वो सब का सब किस में आ जाएगा, तो
अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये संसाधन को इतने हिस्सों में अलग अलग तरीकों से बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं ना, ये निजी संसाधन को इसका परिभाषा लिखने की जरूरत है, इसलिए हम नहीं लिखे। सर्वत्र सब जगह मौजूद है ना, और ये स्थानिक जो किसी खास स्थान पर ही पाया जाने वाला हो। और निजी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, तीनों में एक के लाइन सटा दी लगेगा। जैसे मान लीजिए क्या, भूमि या तालाब आदि किसी व्यक्ति के अधिकार में हो तो निजी संसाधन कहलाएगा। कोई भूमि, तालाब आदि किसी देश के अधिकार में हो तो राष्ट्रीय संपत्ति। भूमि, तालाब अंतर्राष्ट्रीय किसी अंतर्राष्ट्रीय के अधिकार में, अंतर्राष्ट्रीय देश, अंतर्राष्ट्रीय के अधिकार में हो, है ना, यानी पूरे अधिकार पूरे विश्व का हो। वैसा भूमि या वैसा तालाब तो नहीं कहेंगे, इसमें भूमि तालाब नहीं जोड़िएगा। वैसा संसाधन जिस पे पूरे विश्व का अधिकार हो उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, समझे। तो इस प्रकार से इसका परिभाषा अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, सबका सेम पैटर्न पे लिखा जाएगा, समझे ना, कोई दिक्कत। तो मोटा मोटी बात इस पे इतना था, और इसी को हम लोग को बचाने का उपाय करना है। चैप्टर आपका इस तरीके से ख़त्म हो जाता है लगभग मोटा मोटी। कोई सवाल है तो बताइए। आप लोग लिख लिए पूरा? ठीक है, लिखिए 5 मिनट जल्दी से, है ना, जुगाड़ आप समझ ही रहे थे, दिमाग लगाया जा रहा है। अभी 5:45 हुआ है, एकदम आप ही का चेक करेंगे। हाँ जी, 5:45 ही हुआ है अभी। आपको पता है ना कि, और इतना जान लीजिए कि ये जो घड़ी है ना 1 मिनट आगे है बस, ठीक है, पीछे है सर, पीछे है, हट जाएं।